हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीक्योर में। प्रीक्योर में हम वीकली सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स इन डिटेल ऑफ द लास्ट वीक, दैट इज़ फ्रॉम 17 टू 23 अक्टूबर 2020। और जो हम करंट अफेयर्स डिटेल में डिस्कस करेंगे वो ये हैं, राइट। जो हमारा पहला करंट अफेयर है दैट इज़ साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू कल्टिवेट हींग इन द हिमालयाज फॉर द फर्स्ट टाइम। हींग को हम एसाफेटिडा भी कहते हैं इंग्लिश में, और इट इज़ अ पंजेंट कॉन्डिमेंट। ठीक है, पंजेंट कॉन्डिमेंट है, पंजेंट हर्ब है, इट इज़ अ पेरिनियल हर्ब, राइट। और ये काफ़ी ज़्यादा इंडियन किचन्स में यूज़ होता है और इंडिया में ग्रो नहीं किया जाता, वी इम्पोर्टेड, राइट। और जो हमारा इम्पोर्ट बिल है वो 600 करोड़ है पर ईयर। वी इम्पोर्ट 1200 टन्स of हींग from countries like अफ़गानिस्तान, ईरान एंड उज़्बेकिस्तान। इट इज़ मेनली जो हमारा ये हींग है, इट इज़ एंडेमिक टू अफ़गानिस्तान एंड ईरान, जहाँ पे ये मेजरली ग्रो किया जाता है और हम इन तीन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट 1963 टू 1989 में इंडिया ने प्रोक्योर की थी एसोफिटीडा सीड्स। और जो आयकर और जो उसके साथ नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है न्यू दिल्ली में, NBPGR, जो कि आयकर के साथ एसोसिएटेड है, उन्होंने प्रोक्योर करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी पब्लिश्ड रिजल्ट्स नहीं है कि उसके बाद ग्रो हुआ इंडिया में कि नहीं हुआ, सक्सेसफुल था कि नहीं था। अभी क्या जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी है, विच इज़ अ यूनिट ऑफ CSIR बेस्ड आउट ऑफ पालमपुर, उन्होंने फिर से कोलैबोरेट किया NBPGR के साथ, एंड दे स्टार्टेड कैरिंग आउट द कल्टिवेशन, नॉट कल्टिवेशन द जो हमारा एसोफिटीडा है उसकी ग्रोथ इन कंट्रोल्ड कंडीशंस। ठीक है, सो दे हैव स्टार्टेड दैट। 2018 से वो लगे हुए हैं और अभी इसको लाहौल में एक विलेज में ग्रो किया है। सो लेट्स सी के क्या रिजल्ट्स आते हैं, एंड देन जो सीड्स हैं उनको और फार्मर्स को दिया जाएगा ताकि वो भी इसको कल्टिवेट कर सकें और हमारी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है एंड सच अ ह्यूज डिपेंडेंसी वो कम हो जाए, बिकॉज एसोफिटीडा इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल दी किचन्स और हम इंडिया में ग्रो ही नहीं करते। ठीक है, सो एसोफिटीडा इज़ अ ड्राइड लेटेक्स विच इज़ एक्सूडेड फ्रॉम राइजोम। राइजोम रूट को कहा जाता है ऑफ सेवरल स्पीशीज़ ऑफ फेरुला। अब ये बेसिकली ईरान और अफ़गानिस्तान में एंडेमिक है, एंड इट थ्राइव्स इन ड्राई एंड कोल्ड डेजर्ट कंडीशंस। और जो इसके इट इज़ अ पेरिनियल हर्ब, और जब कंडीशन ज़्यादा एडवर्स हो जाते हैं तो ये डोमेंट हो जाता है, राइट। और जो ये प्लांट है ये जो न्यूट्रिएंट्स है अपने रूट्स में ही स्टोर करता है, और उसके रूट्स आर द वन विच फ्रॉम विच द हींग इज़ एक्सट्रैक्टेड। अभी जो हमने बात करी थी, जो CSIR के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स है, उन्होंने MOU साइन किया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के साथ कि वो कल्टीवेट करेंगे वैली में। 4 लोकेशंस उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं और वहाँ पे ये कल्टीवेट करेंगे हींग सीड्स को। ठीक है, एंड दे हैव ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू 7 फार्मर्स इन द रीजन। अगर हम बात करें, इंडिया 40% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ हींग को कंज्यूम करता है एंड इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर। ठीक है, अभी जो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है उसने 6 कैटेगरीज या असेशंस भी कहा जाता है ऑफ हींग कलेक्ट की थी फ्रॉम ईरान, एंड देन दे वर कल्टिवेटेड इन दी कंट्रोल्ड कंडीशंस। अब उसकी सक्सेस के बाद, चाहे उसमें 1% जर्मिनेशन रेट ही था, लेकिन अब उसकी सक्सेस के बाद दे हैव फाइनली प्लांटेड इट इन द विलेज इन लाहौल रीजन इन हिमाचल प्रदेश, राइट। एंड दे हैव ऑल्सो स्टैंडर्डाइज्ड जो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ द वन विच इज़ मेजरली स्पेयर हेडिंग दिस होल मिशन, एंड दे हैव स्टैंडर्डाइज द प्रोटोकॉल टू प्रोड्यूस दी हींग एज पर इंडियन कंडीशंस, राइट। अगर हम जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें कि कहाँ पे ये थ्राइव करता है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो विथस्टैंड कर सकता है हींग वो 35 to 40 डिग्रीज़ है, और विंटर्स में इट कैन ऑल्सो सर्वाइव इन -4 डिग्रीज़। जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो जाते हैं द प्लांट इट गोज डोमेंट। और जो रीजन्स विच हैव सैंडी सॉइल, दे हैव वेरी लिटिल मॉइस्चर, दैट इज डेजर्ट कंडीशंस है ना, एंड रेनफॉल लेस देन 200 mm, दे आर कंसिडर्ड कंड्यूसिव फॉर हींग कल्टिवेशन इन इंडिया।
देन इसके ना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं. बिसाइड्स इट यूज्ड एज अ कॉन्डिमेंट देयर आर ऑल्सो बेनिफिट्स लाइक इट प्रोवाइड्स रिलीफ फॉर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स. स्पैस्मोडिक होता है सडन इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस, स्पास्म जो होते हैं स्टमक में, उनके अगेंस्ट भी ये रिलीफ प्रोवाइड करता है. स्टमक डिसऑर्डर्स, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस. Then it is also used to help with painful or excessive bleeding during menstruation and premature labor, and it is also an anti-flatulent and it is fed to new mothers. ठीक है, तो वो सब इसके फ़ायदे हैं. So like I said कि IHBT is the one which is spearheading the mission और वो एक CSIR का unit है. CSIR की बात करें, it is the largest R&D organization of India and has a pan-India presence and a dynamic network of 38 national laboratories, outreach centers, innovation complexes and units. जो establish ये 1942 में किया गया था and it is located, it is mainly जो इसका headquarter है वो दिल्ली में है. It is funded by Ministry of Science and Technology and it operates as an autonomous body through the Societies Registration Act of 1860. अब अगर हम इसकी रिसर्च की स्ट्रीम्स देखें तो काफ़ी वाइड स्प्रेड है. रेडियो एंड स्पेस फिजिक्स टू ओशियोनोग्राफी, जियोफिजिक्स, केमिकल्स, ड्रग्स, जिनोमिक्स, बायोटेक, नैनोटेक, माइनिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, आईटी. ठीक है, सो काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड स्पेक्ट्रम है चीज़ों का जिसमें ये रिसर्च और डेवलपमेंट कैरी आउट करते हैं. इसका जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर इज़ द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ द वाइस प्रेसिडेंट, राइट. Then the next news is Chinese pink dolphins are making a comeback in the Pearl River estuary. अगर हम इन dolphins की बात करें तो they are white in color and then they become pink when they exert energy somewhat like us when we exercise. ठीक है, सो ड्यू टू द वेंटिलेशन अंडरनीथ द स्किन ये पिंक हो जाते हैं and it even becomes more apparent when they are swimming and jumping near the surface of the water, राइट. और ये जो स्पीशीज़ हैं, जो ये पिंक डॉल्फिन्स है, दे कम अंडर सूजा. ठीक है, उसमें और भी आते हैं जैसे इंडो पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन्स भी आते हैं. और इनकी जो रेंज है ये आपको सेंट्रल चाइना से लेके साउथ ईस्ट एशिया में पूरे ही फैले हुए मिलते हैं. ठीक है, and but recently they have seen a decline in the numbers but now they are again making a comeback in the Pearl River estuary. अगर इनका IUCN स्टेटस देखें तो इट इज़ वनरेबल. अभी क्या था कि जो डॉल्फिन्स है ना, दे कम्युनिकेट बाय एकोकोलेशन. दैट इज़ अ टेक्निक जिससे कि यूजिंग रिफ्लेक्टेड साउंड एंड दे डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. इस वजह से ना ये डार्कनेस में भी ऑपरेट कर लेते हैं एंड दे नेविगेट ईजीली. अब ये जो एकोकोलेशन है ना, ये इसलिए सफ़र कर रहा था जिसकी वजह से डॉल्फिन के नंबर भी कम हो गए थे बिकॉज जो शिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा, उनके जो नंबर्स थे वो इंक्रीज़ हो गए थे. अभी ड्यूरिंग द लॉकडाउन जो नंबर ऑफ़ द शिप्स है वो डिक्रीज़ हो गई. उस वजह से एकोकोलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं हुई डॉल्फिन्स को और इस वजह से जो इनका नंबर है दैट हैज़ इंक्रीज, दैट हैज़ सीन अ रीबाउंड. सो इट इज़ ऑल थैंक्स टू नोवेल कोरोना वायरस डिजीज़. क्योंकि जहाँ जो ये पर्ल एस्टुरी है ना, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, दैट इज़ द मोस्ट यूज्ड शिपिंग लेन्स इन द वर्ल्ड, राइट. और उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चाइना में यांगसे रिवर डॉल्फिन बाईजी दैट इज़ ऑलरेडी एक्सटिंक्ट. 2006 से वो एक्सटिंक्ट है. अगर हम बाकी डॉल्फिन्स की बात करें, जैसे इंडिया में हमारे पास जो प्लांटिस्टा गिंगिटिका है, जैसे गेंगिस डॉल्फिन भी कहा जाता है, उसका स्टेटस इंडेंजर्ड है. इरावडी का भी इंडेंजर्ड है. ठीक है, बाकी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट गो थ्रू देम वंस. देन IUCN की बात की गई है. दैट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ नेचर कॉन्जर्वेशन एंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स. देन द रेड लिस्ट ऑफ IUCN इज़ एन इन्वेंटरी ऑफ ग्लोबल कॉन्जर्वेशन स्टेटस ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज़. ठीक है, इट वॉज फाउंडेड इन 1964. और अगर हम एस्टुरी की बात करें, सो दिस इज़ दी पर्ल रिवर एस्टुरी. इट इज़ कनेक्टेड टू, दिस इज़ दी साउथ चाइना सी. और एस्टुरी होता क्या है, पार्शियली इंक्लोज्ड कोस्टल बॉडी ऑफ ब्रैकिश वाटर with one or more rivers or streams flowing into it with a free connection to the open sea. ठीक है, so it is a partially enclosed coastal body और यहाँ पे rivers हैं. ठीक है, Pearl River है and streams flowing into it with a free connection to the open sea. So they are basically a transition zone between the river environment and maritime environment and they are also known as, they are a type of ecotones. नेक्स्ट है हमारा राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट टू एडमिनिस्टर डी वार्मिंग टैबलेट्स इन कैंपेन मोड फ्रॉम October 5th to October 11th.
सो जो नेशनल डीवॉर्मिंग डे है जिसमें कि जो इंटेस्टिनल वर्म्स हैं विच आर एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ पैरासाइट्स एंड दे आर ऑल्सो नोन एज सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिन्ट्स, क्योंकि जो सॉइल व्हेन इट इज़ मिक्सड विथ फीकल मैटर जिसमें ये हेलमिन्ट्स होते हैं, तो और बच्चे क्या करते हैं मिट्टी में हाथ डाल लेते हैं एंड देन दे डोंट वॉश ऑफन एंड दे काइंड ऑफ कंटामिनेट देयर माउथ्स विद दीज सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिन्ट्स और उनको फिर इन्फेक्शन हो जाती है। सो ये जो हेलमिन्ट्स हैं इनको इराडिकेट करने के लिए हर साल नेशनल डीवॉर्मिंग डे मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 10th February। द आइडिया इज़ टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ कोर्स एंड टू गिव एल्बेंडाजोल विच इज़ अ सेफ मेडिसिन। एक ही डोज दी जाती है इसको और 10 फरवरी को पूरे देश में जितने भी बच्चे हैं इन दी एज ग्रुप ऑफ 1 to 19 ईयर्स सबको ये दी जाती है। दैट इज़ हाउ नेशनल डीवॉर्मिंग डे इज़ सेलिब्रेटेड। अब कुछ जगहों पे ना बाई एनुअल डे मनाया जाता है। द आइडिया इज़ कि पहले एक बार 10 फरवरी को और देन डिपेंडिंग अपॉन कितनी प्रेवलेंस है वहाँ पे ये सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथिक डिजीज़ की उसके अकॉर्डिंगली दिया जाता है। सो राजस्थान और एमपी दो ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे इनका इंसिडेंस कम था और एक ही दिन दी जाती थी एल्बेंडाजोल पूरे स्टेट को। लेकिन अभी क्या है, अभी बिकॉज द इंसिडेंस हैज़ इंक्रीज, द प्रेवलेंस हैज़ इंक्रीज, तो राजस्थान में भी ये दूसरी बार कैंपेन मोड में एल्बेंडाजोल दी गई फ्रॉम October 5 to October 11। अब ये जो नेशनल डी वर्मिंग डे है ये 2015 में स्टार्ट किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड यू नो इसमें इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अनीमिया मुक्त भारत। और बहुत सारे जगहों पे 2 राउंड्स होते हैं साल में, राजस्थान और एमपी में एक ही होता था लेकिन अभी राजस्थान में भी 2 हो रहा है। तो ये जो हेलमिन्ट्स हैं दे आर ट्रांसमिटेड बाय एग्स प्रेजेंट इन ह्यूमन फीसेस विच इन टर्न कंटामिनेट सॉइल इन एरियाज वेयर द सैनिटेशन इज पुअर। और जो हेलमिन्ट्स है उनमें मेनली राउंड वर्म आता है, विप वर्म आता है और हुक वर्म आता है। ठीक है, अब ये जो इंटेस्टिनल वर्म्स है ना ये जब इन्फेक्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं जिसमें मेनली इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशंस लाइक डायरिया और एब्डोमिनल पेन, जनरल मलेज, वीकनेस, और जो हुक वर्म्स हैं वो ब्लड लॉस भी कॉज करते हैं विच रिजल्ट इन अनीमिया। दैट इज़ वाई दिस नेशनल डीवॉर्मिंग डे इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अनीमिया मुक्त भारत इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट। Now, since they are transmitted by eggs, like I said, which are in the feces of the infected people, उसके बाद eggs हमारी बॉडी में चले जाते हैं। एग्स फिर इंटेस्टाइन में अडल्ट फॉर्म बन जाते हैं। देन दे प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ मोर एग्स विच आर अगेन पास्ड इनटू द फीसेस और वो फिर सॉइल में चले जाते हैं जहाँ पे सैनिटेशन नहीं होगी एंड बच्चे दे प्ले विद द सॉइल, दे डोंट वॉश देयर हैंड्स एंड देन दे इन टर्न टेक द एग्स। then again eggs intestine में जाके worms बनेंगे and they'll produce eggs, so that is how it spreads। अब जो eggs हैं they can also attach themselves to the vegetables। ठीक है, if they are not cooked, washed and peeled, then contaminated water sources से भी eggs spread होते हैं and then they are also ingested by children who play in contaminated soil and then put their hands in their mouths without washing them, right? So these are the ways in which these intestinal worms they spread। Okay, then next is regarding NGT, that is National Green Tribunal has red flagged the Kaleshwaram project in Telangana। ठीक है, अब इसमें ना बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अगर हम कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करें, इट इज़ ऑन गोदावरी रिवर इन तेलंगाना एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्ज दिस लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि इसको ना एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिली है कि इट स्टार्टेड बिफोर इट वाज गिवन इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। और 2006 के जो EIA के रूल्स हैं उसके अगेंस्ट है ये एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस। अभी जो ड्राफ्ट रूल्स आए हैं उसमें आप एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस दे सकते हो, लेकिन अभी जो प्रेवलेंट है 2006 की EIA के हिसाब से इट इज़ नॉट राइट। ठीक है, ये अगेंस्ट है EIA की जो रूल्स हैं। एक तो ये रेड फ्लैग था। उसके बाद जो गवर्नमेंट है, तेलंगाना गवर्नमेंट है, उन्होंने डिज़ाइन चेंज कर दिया प्रोजेक्ट का आफ्टर इट वाज प्रोवाइडेड द EC और उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ कर दी। सो काफ़ी रीजंस है जिस वजह से जो ये कलेश्वरम प्रोजेक्ट है इट हैज़ बीन रेड फ्लैग्ड। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द कलेश्वरम प्रोजेक्ट, इट इज़ प्रपोज टू इरीगेट 36 लाख एकर्स, ठीक है, ऑफ एरिया। और ये जो है अगर हम बात करें गोदावरी
रिवर वाले के ऊपर ये बनेगा एंड इट विल बी फिल्ड विथ वाटर ड्यू टू कंटिन्यूस पंपिंग एंड थ्रू रिवर्स पंपिंग गोदावरी वाटर कैन बी यूटिलाइज्ड। ठीक है, एंड इट हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडरग्राउंड पंपिंग स्टेशन। ठीक है, सो इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े फीचर्स हैं, लेकिन जो मेनली रेड फ्लैग्स हैं वो यही हैं कि एक इन्होंने डिज़ाइन बाद में चेंज किया आफ्टर इट वाज गिवन ईसी, एंड दूसरी बात है पहले ही शुरू कर दिया था उसके बाद ईसी मिला, और तीसरी जो है जो फॉरेस्ट क्लियरेंस है वो भी इन लाइन विद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नहीं है। ठीक है, सो एनजीटी ने इसको रेड फ्लैग कर दिया है और एनजीटी ने डायरेक्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को कि आप एक एक्सपर्ट कमेटी बनाओ और डैमेज देखो कितना कॉज किया है इस प्रोजेक्ट की एक्सपेंशन ने और कैसे हम उसको रिस्टोर कर देते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, एंड इट हैज़ ऑल्सो डायरेक्टेड द तेलंगाना गवर्नमेंट टू स्टॉप ऑल दी वर्क एक्सेप्ट द ड्रिंकिंग वाटर component and obtain a correct forest clearance from the center before going ahead with the project, right? So this is regarding NGT red flagging Kaleshwaram project. Okay. Then the next is NGT completes 10 years. NGT जो है 2010 अक्टूबर 18 को इस्टेब्लिश किया गया था. It is a statutory body. It was established under the NGT Act of 2010. और इसका जो मेनली एनजीटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था वॉज टू प्रोवाइड अ स्पेशलाइज्ड फोरम फॉर इफेक्टिव एंड स्पीडी डिस्पोजल ऑफ इन्वायरमेंट रिलेटेड केसेस। ठीक है, जिसमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, और अगर कोई डैमेज कॉज हुआ है ड्यू टू वायलेशन ऑफ इन्वायरमेंटल लॉज और कंडीशंस उसके लिए कॉम्पनसेशन, ये सब एनजीटी के अंडर आता है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, सो द प्रिंसिपल बेंच ऑफ द एनजीटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन द नेशनल कैपिटल दैट इज़ न्यू दिल्ली। उसके बाद रीजनल बेंचेस हैं, सो दैट इज़ इन पुणे, भोपाल, चेन्नई एंड कोलकाता। ईच बेंच हैज़ अ स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, सर्किट बेंचेस भी इस्टेब्लिश किए गए हैं, जैसे कि सदर्न जोन बेंच विच इज़ बेस्ड इन चेन्नई कैन डिसाइड टू हैव सिटिंग्स इन अदर प्लेसेस लाइक बैंगलोर और हैदराबाद। चेयरपर्सन की बात करें, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अदर जुडिशियल मेंबर्स आर रिटायर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट। Then each bench will have at least one judicial member and one expert member. Expert members, they will have a professional qualification and 15 years of minimum experience in the field of environment forest conservation. अगर हम पार्स की बात करें, सो इसमें हमारे पास जो शेड्यूल 1 है ऑफ द एनजीटी एक्ट, उसमें जो एक्ट्स आते हैं वो है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, एयर, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, सेस एक्ट ऑल्सो। सो बेसिकली देयर आर 7 एक्ट्स जिसमें एयर, वाटर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन आता है, फॉरेस्ट कॉन्जर्वेशन आता है, ईपीए आता है इन 1986 का, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आता है, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट आता है, WALPA दैट इज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आता। सो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस फैक्ट, ये नहीं आता। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस अडॉप्टेड बाय एनजीटी, इट इज़ नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द Code of Civil Procedure of 1908, but shall be guided by the principles of natural justice. Then it is also not bound by the rules of evidence as enshrined in Indian Evidence Act of 1872. तो एक तरह से it will be easier for conservation groups to present facts and issues before the NGT than to approach a कोर्ट, एंड इट कैन पॉइंट, मतलब ये जो टेक्निकल फ्लॉज हैं उसको भी बेटर अंडरस्टैंड कर पाएगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे एक्सपर्ट मेंबर्स भी हैं। देन एनजीटी विल अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल, right? And it must be noted that if NGT holds a claim as false, it can impose cost including lost benefits due to any interim injunction. ठीक है, so we have polluter pays principle, principle of natural justice, principle of sustainable development and precautionary principle, right? And lastly, Karnataka में blue flag जो certification है that has been given to 2 beaches, that is Kasargod beach in Uttar Kannada and Padubidri beach इन नियर उडुपी। तो 2 बीचेस हैं इन कर्नाटका जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। Now what is it? It is an eco-tourism model to provide tourists clean and hygienic bathing water, amenities, safe and healthy environment and sustainable development of the area. तो अगर एक बीच इन सब चीज़ों को अचीव कर लेता है तो उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलती है बाय एन इंटरनेशनल
एजेंसी, जिसको हम फी के नाम से भी जानते हैं, फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन। और ये जो सर्टिफिकेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन 33 stringent criteria in four major areas. Four major areas क्या हैं? Environmental education and information, bathing water quality, environment management and conservation, and safety and services. जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है उन्होंने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था फॉर 13 बीचेस इन द कंट्री, राइट। और इंडियन बीचेस आर बीइंग डेवलप्ड बाय साइकॉम, दैट इज़ सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट। और उन्होंने उसके बेसिस पे कि जो ये क्राइटेरिया मीट करते थे, इसके जो 33 क्राइटेरिया हैं उसके बेसिस पे 13 बीचेस सेलेक्ट की थी, और उसमें से 2 बीचेस इन कर्नाटका हैव बीन अवॉर्डेड दिस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। सो इससे क्या होता है, टूरिज्म पोटेंशियल बहुत बढ़ जाता है उस बीच का, जिसके ऑब्वियसली और बहुत सारे ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स हैं। एंड जो टूरिज़्म होता है वो भी एक तरह से सस्टेनेबल टूरिज़्म होता है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ ब्लू फ्लैग बीच के। पानी अनपोल्यूटेड है, क्लीन है, एक्सेसिबल है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर देयर, इन्वायरमेंट इज़ मैनेज्ड एंड प्रोटेक्टेड, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड, लाइफ गार्ड्स, ठीक है, एंड द सर्टिफिकेशन इज़ रिन्यूड ईयरली। और ये जो 13 बीचेस हैं इनके इनको इनको अप्लाई किया गया था फॉर फी सर्टिफिकेशन ऑफ ब्लू फ्लैग्स। और हमारे देश में जो चंद्रभागा बीच है ऑफ ओडिशा's कोनाकोट, दैट वाज द फर्स्ट टू कंप्लीट द टैग सर्टिफिकेशन प्रोसेस, दैट इज़ द फर्स्ट blue flag certified beach of our country, right? So this is regarding your current affairs of the last week. Thank you.